नमस्कार, मैं हूं स्वप्निल वर्मा और आप सभी देख रहे हैं इंडिया डेली। ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि ओपीएस, इसके बाद आती है न्यू पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस, और अब केंद्र सरकार लेकर आई है यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम। अब ये जो यूपीएस है, दरअसल इसे मोदी कैबिनेट की तरफ से मंजूरी मिल गई है। कल प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग होती है और इसके तहत अगले साल यानी कि जो अगला वित्तीय वर्ष होगा, कामकाजी बरस होगा, जो कि होगा 1 अप्रैल 2025 से, तब से यूपीएस लागू हो जाएगी देश भर में। यानी कि केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं केंद्र सरकार के, जिनकी संख्या 23 लाख के आसपास है, ये जो 23 लाख सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी एम्प्लॉयज हैं, इनकी एक प्रकार से मौज है, इनके लिए फायदेमंद है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक प्रकार से इस पूरी की पूरी यूपीएस के बारे में जानकारी दी। मैं आगे आपको सुनवाऊंगा कि उन्होंने क्या कुछ कहा, लेकिन सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि इस पूरे के पूरे यूपीएस के वो आकर्षक फीचर्स क्या क्या हैं, ये किस प्रकार से अलग है एनपीएस से, और क्या ये ओपीएस है। तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको इस सवाल का जवाब देना चाहूंगा कि आप इसकी तुलना ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि ओपीएस से बिल्कुल भी मत कीजिए। ओल्ड पेंशन स्कीम जहां पर एक प्रकार से पूरी तरीके से जो योगदान होता था वो सरकार का होता था, लेकिन एनपीएस जब आई तो उसमें सरकार और कर्मचारी दोनों का कंट्रीब्यूशन रहा। सरकार का कंट्रीब्यूशन थोड़ा ज्यादा रहा, वही जो एम्प्लॉय थे, सरकारी कर्मचारी थे, उनका 10% रहा। अब जो यूपीएस आई है, इसमें जो एम्प्लॉय है उसका कंट्रीब्यूशन, उसका योगदान तो सेम है, उतना ही है 10% का, लेकिन इस बार केंद्र सरकार ने अपना योगदान बढ़ा दिया है और ये 18.5 यानी कि 18.5% है, 18.5% है। तो ये एक सबसे बड़ा फीचर है। इसके अलावा एक फीचर ये भी है कि जो लोग 2004 के बाद रिटायर हुए, अगर उनको ये लग रहा है कि वो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, एनपीएस चूज कर लिया है, तो यहाँ पर सरकार की तरफ से ये कहा गया है, ये सुनिश्चित किया गया है कि जो यूपीएस है, यूपीएस में आप कभी भी उसे सिलेक्ट कर सकते हैं, आप स्विच कर सकते हैं, यानी आपके पास विकल्प मौजूद है। आप एनपीएस चूज कर सकते हैं या यूपीएस चूज कर सकते हैं। यानी कि अगर किसी ने एनपीएस को चुना तो वो ये ना सोचे कि वो यूपीएस नहीं आ सकता, यूपीएस में भी वो आ सकता है। सिमिलरली ओपीएस वाले जिन्होंने जो 2004 के बाद रिटायर हुए, वो भी यूपीएस का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी बात है। इसके अलावा यहाँ पर और जो बड़े बड़े फीचर्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ, जो मुख्य फीचर्स हैं। देखिए, यूपीएस के तहत मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरकारी कर्मचारी को रिटायरमेंट से पहले के 12 महीने यानी कि 1 साल की बेसिक सैलरी का औसत का 50% निश्चित पेंशन के तौर पर दिया जाएगा। ये एक बड़ा फीचर है, जो कि बेसिक पे का औसत निकाला जाएगा पिछले 1 साल का, और उसके तहत 50% की आपको पेंशन दी जाएगी। अब इसमें एक शर्त है, वो ये है कि किसी ने 25 साल काम किया होना चाहिए। 25 साल की एक प्रकार से एक आधार रखा गया है। तो इसके तहत फिर आपको 12 महीने की बेसिक सैलरी के औसत का 50% निश्चित तौर पर पेंशन दी जाएगी सरकार की तरफ से। इसके अलावा कम से कम अगर 10 साल या उससे ज्यादा काम किया है तो उसे भी पेंशन मिलेगी, लेकिन जो रकम है, जो धनराशि है, वो कम होगी। यूपीएस एश्योर्ड फैमिली पेंशन की सुविधा भी देता है। ये एक और इसका फीचर है। इसके तहत ये प्रावधान किया गया है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम एश्योर्ड फैमिली पेंशन भी देगी, यानी कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उनके स्पाउस को, उनके करीबियों को, उनके परिवारीजनों को जो उनकी जो पेंशन है, जितनी भी उनकी बनेगी मौत के समय की, उसका 60% डिपेंडेंट फैमिली को दिया जाएगा। यानी कि जो सरकारी कर्मचारी की अगर दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु हो जाती है, तो जो भी उन पर निर्भरता रखते हैं, उनके क्लोज वंस, फैमिली मेंबर्स, उनको 60% दिया जाएगा उस अनुपात में। यह भी एक प्रावधान इसके तहत किया गया है। अगर किसी की सर्विस 10 साल से कम है तो भी एश्योर्ड मिनिमम पेंशन 10,000 रुपए महीना दी जाएगी, और एक तरीके से अनुपात एक फिक्स कर दिया जाएगा, लेकिन पेंशन दी जाएगी। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर पेंशन, एश्योर्ड पेंशन और एश्योर्ड फैमिली पेंशन में डीए भी लगेगा, और जो डीए होगा वो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स पर भी बेस्ड होगा। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि
इस पूरे के पूरे मामले में जो कर्मचारी है, जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया, उनका कंट्रीब्यूशन को लेकर एक बार आप विस्तार से समझ लीजिए, जो कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया था। उनका ये कहना है कि कर्मचारियों पर किसी भी प्रकार का कोई बोझ नहीं पड़ेगा। न्यू पेंशन स्कीम में कर्मचारी को अपनी बेसिक सैलरी का 10% हिस्सा कंट्रीब्यूट करना होता था, यानी योगदान उनका 10% का हुआ करता था। इसमें सरकार का योगदान 14% का हुआ करता था न्यू पेंशन स्कीम के तहत। लेकिन अब जो नई स्कीम आई है, इसमें सरकार बेसिक सैलरी का 18.5% का कंट्रीब्यूशन करेगी और एक तरीके से सरकार का कंट्रीब्यूशन इसमें 14% से लेकर 18.5% कर दिया गया है, यानी कि 4.5% बढ़ गया है। और सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि हर 3 बरस में इसकी समीक्षा भी की जाएगी और इससे जो अतिरिक्त खर्च आएगा सरकार को, जो ये प्रतिशत बढ़ा है उसके योगदान का, वो पहले साल 6,250 करोड़ रुपए का ये पूरा का पूरा अतिरिक्त खर्च केंद्र सरकार पर आएगा। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर एक चीज और है कि जो एरियर्स है उस पर कितना ब्याज मिलेगा, ये भी आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। पेंशन की जो बकाया राशि होगी, यानी कि एरियर्स पर सरकार ब्याज का भी भुगतान करेगी। अगर जो कर्मचारी है वो यूपीएस चुनते हैं तो उन्हें कैलकुलेशन के मुताबिक ब्याज जोड़कर जितना एरियर्स बनेगा उतना दिया जाएगा। और एक तरीके से अगर जो भी पहले रिटायर हो चुके हैं कर्मचारी, अगर वो यूपीएस चुनते हैं तो नए तरीके से नए सिरे से कैलकुलेशन के बाद एरियर्स बनता है तो पीपीएफ रेट के हिसाब से उन्हें ब्याज दिया जाएगा। इसीलिए इस कंसल्टेशन के बाद में और साथ ही साथ जो जॉइंट कंसल्टेटिव मैकेनिज्म है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज का, JCM, उसके साथ मल्टीपल मीटिंग्स, फिर दुनिया के कई देशों में किस तरह की स्कीम्स हैं, किस तरह के सिस्टम्स है, वो भी देखा। फिर भारत की जो अर्थव्यवस्था है और केंद्र सरकार का बजट है, उसको समझने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ, सबके साथ कंसल्टेशंस हुए और इस कंसल्टेशन के बाद में एक यूनिफाइड पेंशन स्कीम का रिकमेंडेशन इस कमेटी ने किया और आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अप्रूव किया है, इसको अनुमोदित किया है और ये स्कीम अभी आने वाले समय में लागू होगी। और एक सवाल और आपके मन में आ रहा होगा कि क्या आप बार बार एक प्रकार से बदलाव कर सकते हैं, पेंशन स्कीम चेंज कर सकते हैं क्या? तो इसका आंसर है कि आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। जो भी कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं वो एक बार ही पेंशन स्कीम चुन पाएंगे, या तो उन्हें एनपीएस सेलेक्ट करना होगा या फिर उन्हें यूपीएस को अपनाना होगा। यानी बार बार ऐसा नहीं हो सकता कि आज हमने यूपीएस अपना लिया, चलो कुछ टाइम बाद हम एनपीएस अपना लेते हैं। मतलब बार बार विकल्प आपको नहीं दिया जाएगा, एक बार ही आपके पास ऑप्शन होगा, आप सेलेक्ट करिए या तो एनपीएस या फिर आप सेलेक्ट कीजिए यूपीएस और बाद में आपका ऑप्शन नहीं बदला जाएगा। एक लास्ट बात यह है कि वीआरएस जो होता है उसके मामलों में क्या कुछ हो सकता है। तो अगर किसी ने वॉलंटरली रिटायरमेंट ले लिया, यानी समय से पहले अगर वो रिटायर हो चुके हैं तो यहां पर और उन्होंने यूपीएस को अपनाया हुआ है, तो फिर 25 साल की सेवा का प्रावधान लागू हो जाएगा। लेकिन पेंशन जो है वो वीआरएस की तारीख से नहीं बल्कि सुपर एन्युएशन से शुरू की जाएगी। तो ये पूरा का पूरा मामला है और सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है कि अगर केंद्र सरकार जो कि ये यूपीएस लेकर आई है, अगर इस पूरे सिस्टम को, अगर इस पूरे तरीके को अगर राज्य सरकार भी अपनाना चाहे तो वो भी अपना सकती है। तो ये पूरे के पूरे यूपीएस के बारे में फीचर्स थे। यूपीएस किस प्रकार से एनपीएस से अलग है और क्या ये ओपीएस जैसा है, तो इन तमाम चीज़ों की मैं उम्मीद करता हूं कि आपके सवालों के उत्तर मैंने दिए होंगे। अगर कोई और भी सवाल हो आपके इससे जुड़े हुए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़िएगा। हम प्रयास करेंगे कि उस पर एक और वीडियो बनाएं और उस तमाम सवालों का जवाब दे सकें। बाकी ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और हमारे चैनल इंडिया डेली को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।